प्रीवियस क्लास में हम बात कर चुके हैं कि कोई भी इवेंट यदि 1 घंटे के अंदर होने वाला है तो उस इवेंट की हम टाइमिंग किस तरीके से निकालेंगे। आज मैं बात करूंगा और बहुत सारे केसेस की, और उनमें हम बात करेंगे यदि कोई भी इवेंट 1 घंटे से ज़्यादा में और 1 दिन के अंदर कभी भी होने वाला है, या इवेंट 7 डेज में होने वाला है, या इवेंट 10 डेज में होने वाला है, या विद इन ए मंथ होने वाला है, या फिर 1 मंथ से ज़्यादा मगर विद इन 1 ईयर होने वाला है, तो उसको हम आरपी प्लैनेट की हेल्प से किस तरीके से टाइम करेंगे। अभी मैं एक पर्टिकुलर केस लूँगा, उसमें मैं सभी केसेस एक्सप्लेन करूँगा। अभी आज का समय है 11:13:31। आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। बिगिनिंग से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 27 जून 2025 का समय है, फ्राइडे का डे फ्राइडे है। तो सबसे पहला काम ये करूंगा कि मुझे जो भी प्रेडिक्शन देनी है, जो भी प्रश्न आया है, जिस समय पर मैं ये सॉल्व करूंगा प्रश्न को, उस समय के रूलिंग प्लैनेट्स बना लूंगा। रूलिंग प्लैनेट्स कौन से लेने हैं? मुझे 5 रूलिंग प्लैनेट्स लेने हैं। उनमें सबसे पहले मैं लूंगा कस्प 1, जिसे हम असेंडेंट बोलते हैं, उसका स्टार लॉर्ड जिसे नक्षत्र लॉर्ड भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आएगा साइन लॉर्ड ऑफ द कस्प 1 या असेंडेंट। तीसरे नंबर पर आएगा मून का स्टार लॉर्ड। चौथे नंबर पर आएगा मून का साइन लॉर्ड, और 5वें नंबर पर आएगा डे लॉर्ड। जैसे फ्राइडे है तो फ्राइडे का डे लॉर्ड वीनस हो गया, मंडे है उसका डे लॉर्ड मून हो गया, ट्यूसडे का डे लॉर्ड आपका मार्स हो गया। इस तरीके से हम डे लॉर्ड लेंगे। ये 5 रूलिंग प्लैनेट्स मैं लिख लूंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है देखिए, अभी करंटली बाकी क्वेश्चनों के आंसर हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैंने ये 5 रूलिंग प्लैनेट्स को नोट कर लिया है। रूलिंग प्लैनेट मैं बना रहा हूँ 11:13 पर 27 जून को, जहाँ पर मेरा प्लेसमेंट है, जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहीं के रूलिंग प्लैनेट बनाऊंगा। तो रूलिंग प्लैनेट में मेरे पास देखिए असेंडेंट के पैरामीटर आए थे सन एंड मरकरी। असेंडेंट में जो पैरामीटर मेरे पास आ रहे हैं, असेंडेंट का स्टार लॉर्ड, उसको नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट है। दूसरे नंबर पर साइन लॉर्ड लिया मैंने, वो मरकरी है। तीसरे नंबर पर आएगा मून का स्टार लॉर्ड। चौथे नंबर पर आएगा मून का साइन लॉर्ड, वो मून ही है। और 5वें नंबर पर आएगा डे लॉर्ड। तो ये मैंने सारे नोट कर लिए हैं, सन, मरकरी, सैटर्न, मून एंड वीनस। और किस चीज़ का ध्यान रखना है, यदि कोई भी रूलिंग प्लैनेट रिपीट हो रहा है तो उसको 2 बार नहीं लिखना है। यहाँ पर बाय द वे कोई भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो मैंने 5 रूलिंग प्लैनेट लिखे यहाँ पर, मगर मैंने सन के साथ केतु और सैटर्न के साथ ब्रैकेट में राहु लिखा है। वो किस लिए लिखा है आपको ये देख लेना है। यदि रूलिंग प्लैनेट्स के साइन में या राशि के अंदर राहु केतु आ रहे हों तो वो रूलिंग प्लैनेट के एजेंट बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग रूलिंग प्लैनेट सन आ रहा था, और सन की राशि 5 के अंदर केतु आ रहा है, तो केतु को मैंने ब्रैकेट में रख दिया है, केतु सन का एजेंट बन गया। इसी तरीके से एक रूलिंग प्लैनेट सैटर्न आ रहा है, और सैटर्न की राशि के अंदर राहु बैठा हुआ है, तो राहु सैटर्न का एजेंट बन जाएगा। तो मैंने इसको सैटर्न के साथ ब्रैकेट में राहु रख दिया है, सन के साथ ब्रैकेट में केतु रख दिया है, तो एजेंट की तरह काम करेंगे। एजेंट का क्या रोल होगा, यदि आपको सन और केतु में से किसी एक को चूज करना पड़े, आपके पास चॉइस है, किसी को भी ले सकते हो, तो आप एजेंट को लोगे, केतु को ले लोगे, सन को नहीं लोगे। इसी तरीके से आपको सैटर्न और राहु में से किसी एक को चूज करना पड़े, आपके पास चॉइस आ जाएगी दोनों में से कोई एक चूज करना है, तो हम एजेंट को लेंगे। दूसरा नियम ये ध्यान रखना है, जिसको आपने एक बार ले लिया, यदि एजेंट को ले लिया है तो अब सन को आप नहीं ले सकते। सन और केतु में से किसी एक को ही हमें लेना है। दोनों में से यदि आपको पास ऑप्शन है तब आप केतु को लेंगे, और कंपल्सन आ रहा है तो फिर जो भी आ रहा है उसे लेना पड़ेगा। ऐसा होगा कई बार हमें कंपल्सरीली लेना पड़ेगा, तब सन ही लेना है बाय द वे। जैसे साइन लॉर्ड आ गया, केतु किसी का साइन लॉर्ड नहीं हो सकता, तो फिर हमें सन ही लेना पड़ेगा। मगर कहीं पर आपका सपोज सब लॉर्ड आ गया, तो सब लॉर्ड के केस में आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, आप सन भी ले सकते हो, केतु भी ले सकते हो, तो उस केस में हम केतु लेंगे। दूसरा, आपने सन और केतु में से किसी को एक बार ले लिया तो दूसरे को हम फिर नहीं ले सकते। आप प्लैनेट या एजेंट में से किसी एक को ही चूज कर सकते हैं, और दोनों में से कोई एक चूज हो गया तो उसको फिर से हम चूज नहीं करेंगे। ये यहाँ पर आरपीस के नियम है। आरपीस के और भी नियम हैं जो मेरे आप आरपीस के वीडियोज में देख सकते हो, मगर यहाँ पर मैं फिर भी क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जो मेरे 5 आरपीस आए, मेन सन, मरकरी, सैटर्न, मून एंड वीनस, इनमें से यदि कोई भी रेट्रोगेट है, अभी बाय द वे कोई भी रेट्रोगेट नहीं है आज की डेट में, उस आरपी को नहीं लेना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, जो भी ये आरपीस आए जो रेट्रोगेट है उन्हें हटा दिया, हटाने के बाद जो बचे उनमें से जिनके स्टार लॉर्ड
या नक्षत्र लॉर्ड रेट्रोगेट है उन्हें भी नहीं लेना है। अभी आज की डेट में बाय द वे कोई भी रेट्रोगेट है ही नहीं, इसलिए नक्षत्र लॉर्ड के रेट्रोगेट होने का भी क्वेश्चन अराइज नहीं होता। इसलिए हम सारे के सारे पांचों इन प्लेनेट को रिटेन कर लिया है। आप यदि आरपीस देखना चाहते हो तो मेरा रूलिंग प्लेनेट का वीडियो है, उसे आप देख सकते हो किस तरीके से हम लेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आपका प्रश्न यहां पर अभी आ गया, ये व्यक्ति मेरे पास आया और इसने मुझे कहा कि जी मेरा ये काम आज ही होना है और ये मुझे टाइम देगा 11:53 पर मेरे पास आया है और ये कहेगा शाम को 7 बजे तक मेरा ये काम हो जाएगा, आज की डेट में पक्का हो जाएगा। प्री डेस्टिन्ड इवेंट की टाइमिंग कर रहे हैं, ऐसे इवेंट की टाइमिंग कर रहे हैं जिसमें होने में कोई संशय नहीं है। ये डेफिनेट है कि वो आज ही की डेट में होगा। जैसे आपका कोई ऑर्डर आने वाला है अमेजोन का, वो उन्होंने आपको मैसेज भेज दिया कि आ जाएगा रात को 9 बजे तक। अब ये पर्सन मेरे से कहता है कि रात को 9 बजे तक आएगा, तो मुझे कहीं जाना है तो कितने बजे आएगा आप बताइए, जिससे मैं घर पे अवेलेबल रहूं। तो मैं इसको आंसर करने वाला हूं आपके सामने, ध्यान से देखिए। ये अभी 12 बज रहे हैं करीब करीब, रात को 9 बजे तक का इसने मुझे विंडो दी है। विंडो आपने उस पर्सन से लेनी है जो आपके पास आएगा, अपनी तरफ से कुछ भी गैस नहीं करना है। वो कहेगा जी 3 घंटे में काम होना है तो आप 3 घंटे के अंदर का टाइम निकाल के दोगे, 10 घंटे में काम होना है तो 10 घंटे के अंदर का टाइम निकाल के दोगे। अभी जो मैं पहला केस कर रहा हूं उसमें विद इन 24 आवर काम होना है। विद इन 24 आवर होने का मतलब है आपकी लग्न चेंज होगी। यहाँ पर लग्न की इंपॉर्टेंस होगी जब भी कोई काम विद इन 24 आवर होना है और 1 घंटे से ज्यादा में होना है, जिसमें लग्न बदल जाती है। जब भी आपकी अभी जो लग्न चल रही है, यहाँ पर आप देखोगे राशि कुंडली तो 6 साइन वर्गो साइन चल रहा है और शाम तक कितनी ही लग्नें चेंज होंगी, तो कब उसका काम होगा उसमें लग्न की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। किस तरीके से मैं करूंगा आप ध्यान से देखिए। अभी करंट टाइम पर इसकी जो व्यक्ति की लग्न चल रही है वो हम नोट कर लीजिए। जब उसने प्रश्न किया तो लग्न चल रही है, देखिए 6 वर्गो, ये मैंने नोट कर लिया। करंट लगना, ये मैं यहां पर आपको लिख के दिखा रहा हूं पूरा लाइव। करंट लगना है वर्गो, ये चल रही है 6 साइन। करंट लग्न को ऐसे केसेस में हमें छोड़ देना है। जब भी वो कहता है कि अभी 1-2 घंटे में काम नहीं होने वाला मगर शाम तक होगा, तो करंट लग्न को हम नहीं लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसने जो विंडो दी है वो हमें दी है दोपहर में 12 बजे से फ्रॉम 12 टू रात को 9 बजे तक, 21 PM, 12 से 21 PM। अब हम क्या करेंगे, इसका 21 PM की एक कुंडली ड्रॉ कर लेंगे 21 बजे की। और वो किस लिए ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें यह पता चल जाए कि उस समय पर कौन सी लग्न राइज हो रही होगी। 21 बजे की मैं कुंडली ड्रॉ कर लेता हूं, या दूसरा तरीका इस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होता है 21 आवर्स की, आप एक कुंडली और एक ड्रॉ कर लेना। मैं यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूं कि 21 बजे एक्चुअली क्या लग्न राइज हो रही होगी। केवल मुझे लग्न देखनी है और कुछ नहीं करना। 21 आवर्स पे कौन सी लग्न होगी ये देखनी है और कुछ भी नहीं करना है इसको यूटिलाइज, जिससे मुझे पता चल जाए बीच में कौन कौन सी लग्न राइज हो रही है। तो यहां पर अब देखिए मैं 21 आवर पे करीब करीब ये आया हूं। यहां पर साइड में दिख रहा है, जिनके पास सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। एस्ट्रो सेज है वो दूसरी आपकी कुंडली बना लेंगे 21 बजे की 27 तारीख को। तो यहां पर सैटर्न साइन वो हो रहा है, साइन लॉर्ड सैटर्न है। साइन लॉर्ड सैटर्न होने का मतलब है कि यहां पर लग्न आपकी या तो 10 होगी या 11 होगी। देख लेते हैं हम, देखिए हाँ, तो जुपिटर के बाद ही 21 बजे आपकी सैटर्न है, तो 9 के बाद 10 लग्न राइज हो रही है। आप कुंडली बनाकर देखोगे आपको पता चल जाएगा तो लग्न कौन सी राइज हो रही है। बस इन 2 प्रश्नों के बेस पर मैं इसके टाइम निकालकर आपको आंसर दे दूंगा। देखिए लग्न कहां से शुरू हुई आपकी, जब प्रश्न पूछा तो वर्गो थी और एट नाइट 9 o'clock आपकी लग्न है कैप्रिकॉर्न। इसका मतलब कौन कौन सी बीच में लग्न राइज हुई वो देखना है आपको। 6 आपको लेनी नहीं है प्रश्न के समय की लगना, तो इसके बाद 7 लगन आई, 8 लगन आई, 9 लगन आई, 10 लगन आई। ये इस ड्यूरेशन के अंदर 4 और लग्न राइज हुई है। अब किस लग्न में काम हुआ होगा, सबसे पहले ये हम डिसाइड करेंगे कि उसका लेटर या जो भी अमेजोन से जो ऑर्डर आने वाला है किस लग्न में आएगा। आप इनमें देखिए कि जो 4 ये लग्न आ रही है, इनमें से किस किस के लॉर्ड आरपीस में अवेलेबल है। तो हम देखेंगे 7 है उसका लॉर्ड वीनस अवेलेबल है, 8 है उसका लॉर्ड मार्स अवेलेबल नहीं है, 9 है उसका लॉर्ड जुपिटर अवेलेबल नहीं है, 10 है उसका लॉर्ड सैटर्न अवेलेबल है। जिनके लॉर्ड 8 और 9 के लॉर्ड यहाँ पे आरपीस में अवेलेबल नहीं है, उन लग्नों में काम नहीं हो सकता। जिनके लॉर्ड अवेलेबल है केवल उन्हीं लग्नों में काम हो जाएगा। मैंने इन्हें रेड कर दिया है।
कि 8 और 9 लग्न में काम नहीं हो सकता। इसका मतलब इस व्यक्ति का काम केवल आपका 7 और 10 लग्न में होगा, 7 लग्न में और 10 लग्न में होगा। अब 7 और 10 में से किस में होगा ये डिसाइड करना हमारा काम है। तो 7 और 10 लग्न में होगा, 2 लग्न आपने डिसाइड कर ली, जो 2 लग्न आ रही थी वो है ही नहीं आरपीस में, तो उनमें काम हो नहीं सकता। अब 7 का लॉर्ड है वीनस और 10 का लॉर्ड है सैटर्न। हमें देखना पड़ेगा इनमें स्ट्रांगली कौन प्लेस्ड है। स्ट्रांगली वो प्लेस्ड होता है इस ऑर्डर में जो पहले आ रहा हो। तो सैटर्न स्ट्रांगली प्लेस्ड है एज कंपेयर टू वीनस। इसका मतलब सैटर्न की लग्न में इसका काम होगा, इसका काम होगा इन द लग्न ऑफ सैटर्न। सैटर्न की लग्न किस में काम होगा? 10 में। तो हमने पहली चीज डिसाइड कर ली है कि सैटर्न की लग्न के अंदर काम होगा, होगा भी या नहीं अभी हम डिसाइड करने वाले हैं। तो लग्न हमने 10 डिसाइड की। अब 10 साइन के अंदर आप देखिए कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, उनके लॉर्ड को नोट करना है आपको। नक्षत्र लॉर्ड नोट करने हैं कि किस नक्षत्र में काम होगा। तो नक्षत्र लॉर्ड में नोट करता हूं तो 10 साइन में आप जानते हो नक्षत्र आएगा सन का, जिसे हम कहेंगे पूर्व आषाढ़ा, वो उत्तर आषाढ़ा। इसके बाद नक्षत्र आएगा मून का श्रवणा, इसके बाद नक्षत्र आएगा मार्स का धनिष्ठा। ये 3 नक्षत्र आएंगे। अब आप देखिए इन तीनों में से आरपीज में कौन कौन अवेलेबल है। जो आरपी में अवेलेबल नहीं है उस नक्षत्र के अंदर काम हो नहीं सकता। तो देखिए आरपी में मार्स तो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मार्स को छोड़ दीजिए। मार्स के नक्षत्र में ये काम हो नहीं सकता, तो मार्स को मैंने रेड कर दिया है, मार्स के नक्षत्र, क्योंकि मार्स आरपी में अवेलेबल नहीं है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए। देखिए एक बच गया सन और मून, तो यहाँ पर सन भी अवेलेबल है और मून भी अवेलेबल है। अब देखिए मुझे सन ही लेना पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है मेरे पास। केतु आ रहा होता सन और केतु में से तो मैं केतु को लेता, मगर यहाँ पर सन ही आ रहा है तो सन को लेना पड़ेगा। सन और मून में से कौन स्ट्रांगली प्लेस्ड है? सन पहले नंबर पर प्लेस्ड है और मून चौथे नंबर पर है, तो सन के नक्षत्र में ये काम होगा, ये काम होगा इन द नक्षत्र ऑप्शन। तो देखिए 2 चीजें मैंने यहाँ पर निर्धारित कर दी हैं, डिसाइड कर दी हैं कि आपका जो साइन लॉर्ड होगा वो आपका सैटर्न होगा, सैटर्न की लग्न में काम होगा। नक्षत्र लॉर्ड जो होगा वो सन होगा। 2 चीजें पता चल चुकी हैं। अब तीसरा मुझे मालूम करना है सब लॉर्ड। अब सब लॉर्ड निकालने का तरीका है, आपको कुछ भी नहीं करना, रिमेनिंग जो आरपीज हैं उनमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो आरपी एक बार आपने ले लिया है उसे दोबारा नहीं ले सकते। जैसे मैंने सैटर्न को ले लिया है, अब फिर से नहीं आएगा, सन को ले लिया है फिर से नहीं आएगा, अब सन को ले लिया है तो केतु भी नहीं ले सकते आप। इन दोनों में से एक ही लिया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी है वो सब लॉर्ड होगा, वो मरकरी हो गया। और लास्ट में जो चौथा होगा सब लॉर्ड। अब रिमेनिंग में देखिए यहाँ पर सैटर्न आया नहीं, सैटर्न आ चुका है तो राहु भी नहीं ले सकते, तो रिमेनिंग में से एक लेना है, वो मून आएगा। ये पहला मुहूर्त आ गया, इस समय पर आपका ये इवेंट होगा, ये हम टाइम निकाल देंगे। मगर एक नियम हो रहा है इसके अंदर, जब भी सैटर्न आरपी में आ रहा हो तो पहला मुहूर्त छोड़ देना है, वो थोड़ा इवेंट को डिले करता है। तो पहले मुहूर्त में सब लॉर्ड मून आ रहा था तो इसे हमें छोड़ देना है क्योंकि आरपी के अंदर सैटर्न आ रहा है। अब मैं दूसरा मुहूर्त लूंगा, तो दूसरे मुहूर्त में मुझे आरपी में लास्ट वाले आरपी को बदलना है। बस आपको सब लॉर्ड को चेंज करना है। यदि आपके पास आरपी अवेलेबल है तो उसे बदल दीजिए, तो हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर हम मून की जगह नेक्स्ट जो आरपी एलिजिबल है वीनस वो ले लेंगे। तो इस व्यक्ति का जो इवेंट होगा वो सैटर्न के साइन के अंदर सन का नक्षत्र, मरकरी का सब लॉर्ड और वीनस का सब लॉर्ड होगा। अब इसका मैं समय आपको निकाल के बता देता हूं। सॉफ्टवेयर से एक्यूरेट समय आ जाएगा, मैन्युअली एक्यूरेट समय नहीं आएगा, मैन्युअल भी निकालना बताऊंगा मैं। तो सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया, यहाँ पर ये यूटिलिटीज में आप जाओगे तो आप लग्न को चेंज कर सकते हो। तो लग्न को मैं 10 साइन में लेकर जाऊंगा क्योंकि मुझे पता चल चुका है 10 साइन में। ये पैरामीटर देखूंगा मैं, यहाँ पर देखिए सैटर्न सन मरकरी वीनस। तो यहाँ पर मैं इससे एरो से डाउन जाता जा रहा हूं। ये आ गया, देखिए सैटर्न सन और मरकरी वीनस आ रहा था, ये आ गया आपका सैटर्न सन मरकरी वीनस। यहां पर अब देखिए ये आ रहा है आपका सैटर्न सन मरकरी वीनस। तो ये हमारा आ रहा है सैटर्न सन मरकरी वीनस। इस पर्टिकुलर 20:56 पर इस व्यक्ति का काम हो जाएगा। इसका जो लेटर है रात को 8:50 पर आने वाला है। आपके आरपी से जब भी असेंडेंट के पैरामीटर मैच हो जाएंगे। रूल ये है, आपके जो असेंडेंट के पैरामीटर हैं वो आरपी से जब भी मैच हो जाते हैं, किसी भी ऑर्डर में हो जाए, उस समय पर वो इवेंट होता है। तो यहाँ पे सैटर्न सन मरकरी वीनस मतलब रात को 8:50 पर ये काम होने वाला है। अब आप चाहते हो कि भाई हमें तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, मैन्युअली हम ये टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। ये 1 to 249 टेबल है, इसको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसके अंदर टाइम की एक्यूरेसी नहीं होगी, ये ध्यान रखना है।
टाइम के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, आधे एक घंटे तक का भी डिफरेंस हो सकता है, मगर उतना आपको रखना पड़ेगा। एक्यूरेट के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, जब प्रश्न पूछा गया था, जब आपसे प्रश्न पूछा गया था उस समय के पैरामीटर लगने के हम देख लेते हैं। जब प्रश्न पूछा गया था उस समय पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर वर्गो लगने राइज हो रही थी आपकी 11:53 का। मैं यहाँ पर चार्ट बना देता हूँ। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो लगने के पैरामीटर देखिए, केवल वो था मरकरी सन सैटर्न। तो यहाँ पे मैं मरकरी सन सैटर्न देखूंगा वर्गो लग्न में, तो इसके अंदर आ जाता हूँ मैं। देखिए 1 to 249 टेबल में मरकरी की राशि 6 में चल जाता हूँ। यह है मरकरी सन सैटर्न। यह था आपका 153 डिग्री पर। यहाँ पे मरकरी यहाँ पर आ रहा है, ये सन यहाँ पर आ रहा है, सैटर्न यहाँ पर आ रहा है। 155 डिग्री है, मगर ये खत्म होता है यहाँ पर। शुरू इससे पिछले नंबर पे होगा, वो 153 डिग्री पर है। मैंने नोट कर लिया, इट इज एट 153 डिग्री पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो 153 डिग्री लिख लिया। अब जो हमारा आंसर आ रहा है वो एक्चुअली आ रहा है सैटर्न सन मरकरी। तो मैं इसमें जाऊंगा सैटर्न सन मरकरी में, 10 साइन में चला जाऊंगा। वर्गो से मैं कैप्रिकॉन में जाऊंगा। ये कैप्रिकॉन आ गया। सैटर्न साइन लॉर्ड है, सन एंड मरकरी। तो सैटर्न सन मरकरी आ रहा है 275 डिग्री 6 मिनट। यहां पर शुरू हो रहा है 277 पे खत्म हो रहा है, और 275 इससे पिछली वाली पे शुरू होता है। तो 275 डिग्री लिख लिया मैंने यहां पर। तो ये 153 से लेकर 275 डिग्री पर जाकर चेंज हुआ है। अब यहां पर रफली जो एस्टिमेशन है वो ये होता है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। ये अराउंड आ गया 122 डिग्री। असेंडेंट 4 मिनट में 1 डिग्री बदलता है, तो 122 डिग्री कितने मिनट में बदलेगा, उसके लिए 122 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो ये आपका आ जाएगा 488। तो 488 मिनट्स आएगा। 488 मिनट्स का मतलब हो गया अराउंड ये 8 आवर्स, 8 घंटे हो गए करीब करीब ये। तो 8 आवर्स हो जाएगा ये, 8 आवर्स। तो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 11:53 में, 8 आवर और 8 मिनट हुआ, तो 11:53 में आप 8 आवर 8 मिनट ऐड करोगे तो रात को 8 बजे का समय आएगा, जबकि हमारी एक्चुअल कैलकुलेशन से 8:50 का समय आया था। तो जब हम मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे तो इतना डिफरेंस आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी, मगर आप उसको आंसर करेंगे कि भाई 8 बजे तक आपका इवेंट हो जाएगा, 8 बजे के आसपास होगा, तो भी वो सेटिस्फाइड होगा। आप एक्यूरेट निकालना चाहते हो तो इसमें सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, मगर यदि आपने एस्ट्रोसेज वगैरह यूज करना है तो उसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमें मालूम है कि जो लग्न है 4 मिनट में हमेशा 1 डिग्री नहीं बदलती, कभी थोड़ा कम या कभी ज्यादा में भी बदल सकती है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब मैं आपको एक नेक्स्ट केस इसके अंदर करवाऊंगा। नेक्स्ट केस क्या है, अब आपके पास वही क्वेश्चन आ गया, यही पर्सन आया और इसने कहा कि ये मेरा काम आज नहीं होगा मगर अगले 1 हफ्ते के अंदर होने वाला है, विद इन ए वीक ये मेरा काम हो जाएगा। तब मैं इसको किस तरीके से प्रेडिक्ट करूंगा कि किस दिन होगा। तो आपके क्वेश्चन की नेचर पर डिपेंड करेगा हमें क्या करना है, और क्वेश्चन की नेचर वो नेटिव बताएगा। हमने अपने माइंड से ना ही तो हमने कोई अपना माइंड लगाना है और ना ही हमने अपने बेसिस पे प्रिज्यूम करना है कि इस दिन होना चाहिए। वो व्यक्ति आगे बताएगा कि भाई 1 घंटे के अंदर होने वाला है, तो जो 1 घंटे वाला रूल लगाना है जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, यदि वो कहता है कि आज की डेट में हो जाएगा, विद इन 24 आवर होगा, तो लग्न बदलती है 24 घंटे में, सारी की सारी 12 लग्न है, उसको हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। अब अगली वो विंडो दे सकता है कि 7 दिन के अंदर पक्का होगा जी, इस हफ्ते में 1 वीक के टाइम के अंदर इवेंट होना ही होना है। तो उसको निकालने का बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है, उसको निकालने का मैं तरीका आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, देखिए वही आरपीज आपको फाइंड आउट करने हैं जो हमने आरपीज निकाले थे। तो यहां पर हम देखते हैं आरपीज को फाइंड आउट करेंगे, जो अभी मैंने कैलकुलेट किए थे आपके सामने, वही आरपीज में ले लेता हूं। ये आरपीज रहे हमारे, अभी इसी समय पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आरपीज में हम विद इन ए वीक अब ये कर रहा है। इसने जो विंडो दी है, पहले केस में इसने विंडो दी थी कि मेरा काम 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा, मगर अब इसने विंडो दी है 1 हफ्ते की, पहले केस में इसने विंडो दी थी कि आज ही काम हो जाएगा, मेरा लेटर आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि मेरा ये 1 हफ्ते के अंदर कब आएगा, ये पूछ रहा है आपसे। तब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, आप आज का दिन नोट कर लीजिए, जिस भी दिन ये इसने प्रश्न पूछा है। तो ये आज का दिन फ्राइडे है,
तो जिस दिन प्रश्न पूछा है उस दिन ये इवेंट नहीं होगा। उस दिन होना होता तो हमने जो अभी तरीका अप्लाई किया उससे हम फाइंड आउट करते। अब फ्राइडे को छोड़कर किस दिन होगा, तो आपने जो भी आरपीज फाइंड आउट किए हैं, आपके ये सारे आरपीज यहां पर अवेलेबल हैं, ये देख लीजिए। तो जो भी आरपीज फाइंड आउट किए हैं इनमें जो स्ट्रोंगेस्ट आरपी है, यहां पर स्ट्रोंगेस्ट आरपी देखिए कौन आ रहा है, आपका सन स्ट्रोंगेस्ट आरपी है। तो जो स्ट्रोंगेस्ट आरपी होगा वो उसका जो भी डे लॉर्ड होगा, स्ट्रोंगेस्ट आरपी कौन है, हमारा सन है स्ट्रोंगेस्ट आरपी। सन का डे लॉर्ड कौन है, संडे। तो संडे को ये इवेंट होगा। तो यहां पर हम कह देंगे फ्राइडे को इसने प्रश्न पूछा कि एक हफ्ते के अंदर होना है, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपने आरपीस बनाए उस समय पर जो भी स्ट्रोंगेस्ट आरपी आपका आ रहा है उसके लॉर्ड के दिन को होगा। कई बार स्ट्रोंगेस्ट आरपी राहु केतु हो सकते हैं। तो राहु केतु के केस में आपको क्या नियम अप्लाई करना है कि बाय द वे इस केस में सन की जगह केतु होता, तो आप ये देखेंगे कि वो केतु किस राशि में है, उसका जो भी साइन लॉर्ड है, राशि स्वामी जो भी है, वो जो भी प्लेनेट है उसका जो भी दिन होगा उस दिन ये इवेंट हो जाएगा। सपोज यहां पे केतु हुआ होता है या राहु हुआ होता, स्ट्रोंगेस्ट आरपी सपोज राहु होता, स्ट्रोंगेस्ट आरपी सपोज राहु होता, तब हम कैसे डिसाइड करते। तो राहु की तो क्योंकि कोई राशि नहीं होती, कोई भी उसका डे नहीं होता, तो हम देखते हैं राहु शनि की राशि में है, तो शनि का जो डे होता है सैटर्न का वो सैटरडे होता है, तो हम आंसर करते हैं कि ये इवेंट सैटरडे को होगा। तो विद इन ए वीक इवेंट होने वाला होता है, तो उसका ये तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर करूंगा कि यही पर्सन आपके पास आ गया और इस पर्सन ने कह दिया कि जी अब ये जो इवेंट है मेरा ये तो एक हफ्ते के अंदर नहीं होगा और ये एक हफ्ते से ज्यादा में होगा, 10 डेज के आसपास भी हो सकता है, विद इन ए वीक अप टू 10 डेज। तो हमें कैसे आंसर करना है, 9 to 10 डेज यदि आंसर होना है, ये मैं नेक्स्ट बता रहा हूं 9 to 10 डेज। पहले मैंने बताया विद इन 24 आवर, दूसरा मैंने बताया विद इन ए वीक। अब मैं यहां पर आंसर करने वाला हूं यदि ये इस नेटिव की लाइफ के अंदर ये इवेंट होना है 9 to 10 डेज, 9 से 10 दिन के बीच में इवेंट होना है, तो हम इसको किस तरीके से आंसर करेंगे। देखिए 9 से 10 दिन का क्या कंसेप्ट है, चंद्रमा आपका एक नक्षत्र में करीब करीब एक दिन रहता है और वो आपका 9 to 10 डेज के अंदर एक दिन में वो 24 आवर या 22 आवर में या 24 आवर से थोड़ा ज्यादा 25 आवर में एक नक्षत्र को क्रॉस कर जाता है। यदि आप 10 डेज लोगे तो वो किसी भी गति से चल रहा हो, स्पीड से चल रहा हो, 10 दिन के अंदर अंदर वो सभी प्लेनेट के नक्षत्रों को क्रॉस कर जाता है। आपके टोटल 27 नक्षत्र हैं, एक प्लेनेट के 3 नक्षत्र होते हैं। तो लगातार यदि आप कहीं से भी शुरू करें और 9 नक्षत्र काउंट करें आपके, तो सभी प्लेनेट का एटलीस्ट एक नक्षत्र आ जाता है। तो आप कहीं पर भी चंद्रमा आज प्रेजेंट है, आप अगले 10 दिन में जाइए तो वो सभी प्लेनेट के एक एक नक्षत्र से एटलीस्ट नेक्स्ट 10 डेज में क्रॉस करके चला जाएगा। तो यहां पर 9 to 10 डेज के केस में नक्षत्र और मून इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम किस तरीके से टाइम करेंगे, यदि इसी व्यक्ति ने आकर मुझसे कह दिया कि आप बताइए मेरा काम 9 to 10 डेज के अंदर होना है तो किस दिन होगा ये बताइए। तो सबसे पहला तरीका है, इसको हम 2 आंसर देंगे। पहला आंसर देंगे विद इन ए वीक वाला कि एक हफ्ते के अंदर होना है तो ये इस दिन हो जाएगा विद इन ए वीक। तो विद इन ए वीक का तरीका मैंने अभी आपको बताया था। आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्राइडे को, तो स्ट्रोंगेस्ट आरपी आपने देखा सन है, तो विद इन ए वीक में आप आंसर कहोगे कि स्ट्रोंगेस्ट आरपी सन आ रहा है, उसका दिन है संडे। तो पहला हम कहेंगे कि भाई आपका काम संडे को हो सकता है। संडे, आज फ्राइडे है तो संडे 2 दिन के बाद ही आ जाएगा, इसी नेक्स्ट संडे को होगा, मतलब आज 27 तारीख है तो 29 को हो जाएगा। ये वो कहेगा जी 29 को होने की पॉसिबिलिटी कम है, 29 को नहीं हो सकता, और उसी ने हमें बता दिया कि ये 29 को तो नहीं हो सकता। अब 29 को नहीं हो सकता तो अब हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, या एक वीक के अंदर इसका मतलब नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका आज की डेट में चंद्रमा का नक्षत्र देखेंगे, मून का नक्षत्र देखेंगे। ध्यान रखना है मून नक्षत्र आज की डेट में एस्ट्रो सेज वाले आपका डेली पंचांग निकाल सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि आज 27 तारीख को चंद्रमा किस नक्षत्र में है। यहां पर मैं इसकी सॉफ्टवेयर की हेल्प से यहां पर देख लेता हूं कि चंद्रमा आपका उसका नक्षत्र लॉर्ड एक्चुअली सैटर्न है, और चंद्रमा को कुंडली में देखता हूं तो 4 साइन के अंदर है। तो 4 साइन के अंदर सैटर्न का नक्षत्र, इसका मतलब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है। अभी आज की डेट में चंद्रमा किसमें है, पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र। अब आपको क्या करना है कि ये काम इसका एक हफ्ते के बाद होगा। आप पहले 7 नक्षत्रों को छोड़ दीजिए,
जो नक्षत्र में चंद्रमा आज मौजूद है वहां से 7 नक्षत्र आप काउंट करिए, वहां तक ये काम होने वाला नहीं है। पहले 7 नक्षत्रों को छोड़ दीजिए। तो पुष्य आपका ये नक्षत्र है, काउंटिंग में आते हैं तो 8वां नक्षत्र है। 9वां नक्षत्र आपका यहाँ पर अश्लेषा आएगा। 10वां नक्षत्र यहाँ पर मघा आएगा। 11वां नक्षत्र यहाँ पे पूर्व फाल्गुनी। 12वां नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी। 13वां नक्षत्र यहाँ पे हस्ता आएगा। 14वां नक्षत्र यहाँ पर आपका आएगा चित्रा। 15वां नक्षत्र यहाँ पर स्वाति आएगा। 16वां नक्षत्र यहाँ पर आपका विशाखा आएगा। तो देखिए पहले 7 नक्षत्र को मैं छोड़ देता हूं, तो ये हो गया पुष्य 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 14 तक के ये नक्षत्र मुझे छोड़ देने हैं। पहले 7 जिसमें भी चंद्रमा आज की डेट में, उससे नेक्स्ट 7 नक्षत्र आप छोड़ दीजिए। 14 तक के नक्षत्र मैंने छोड़ देने, इनमें ये काम नहीं हो सकता जब तक ये चंद्रमा 14 तक नक्षत्र में। मैं इसे डार्क कर देता हूं समझाने के लिए। अब मेरे पास नक्षत्र बचेंगे 15, 16, 17 नेक्स्ट 3 डेज में। अब देखिए 17 नक्षत्र में जाते जाते वो सभी प्लेनेट के नक्षत्रों को क्रॉस कर चुका है। 16 पे ही क्रॉस हो चुका है, वो सभी प्लेनेट के नक्षत्र एटलीस्ट एक बार आ चुके हैं। तो यहां पर अब मैं देखूंगा इसको 15 और में और 16वें नक्षत्र को मैं यहां पर ले लूंगा। पहले 7 नक्षत्र ऑलवेज आपको छोड़ देने हैं जहां पर भी चंद्रमा आपका भ्रमण कर रहा है। फर्स्ट 7 नक्षत्र आप छोड़ दीजिए। 15वां नक्षत्र राहु का होता है और 16वां नक्षत्र आपको मालूम है जुपिटर का होता है। अब यहां पर हम देखते हैं क्या राहु और जुपिटर अवेलेबल है क्या। देखिए यहां पर राहु अवेलेबल है, ये रहा राहु अवेलेबल है, जुपिटर अवेलेबल ही नहीं है। तो इसमें पहले 7 नक्षत्र छोड़े और 15वां नक्षत्र यहाँ पर राहु का है, जिसका भी नक्षत्र है इसका नक्षत्र लॉर्ड राहु है। तो राहु के नक्षत्र में जब भी स्वाति नक्षत्र में जिस दिन भी चंद्रमा जाएगा उस दिन ये इवेंट हो जाएगा। अब आप आपकी पंचांग खोल लीजिए और देखिए स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा कब जाता है। आपको डेट मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं बताऊंगा वो भी। अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि यहाँ पर इसके अंदर पंचांग का ऑप्शन होता है और हर जगह पर होता है। तो यहां से मैं पंचांग को देख लेता हूं और उसमें मैं देखूंगा स्वाति नक्षत्र में वो कब जाएगा। ये यहां पर दिया हुआ है चंद्रमा का, तो स्वाति नक्षत्र को देखता हूं मैं यहां पर। अभी आज में हम डेट ऐड कर लेते हैं, 9-10 डेज के बाद वो स्वाति नक्षत्र में जाएगा। तो ये जून का दे रखा है, जुलाई में ही जाएगा। तो मैं यहाँ पर जुलाई का ले लेता हूँ और चंद्रमा की स्थिति देख लेता हूँ। स्वाति नक्षत्र का मतलब वो आपका 7 साइन में होगा चंद्रमा। तो यहाँ पे मून के साइन दे रखे हैं, तो उसकी डिग्री आपकी इसके आसपास होगी, 7 जून के आसपास। 7 साइन का मतलब है वो यहाँ पर इसके आसपास होगा। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ जरा। तो मून का ये अनुराधा नक्षत्र आ गया, स्कॉर्पियो। ये आ रहा है आपका 6 तारीख को। और यहाँ पर यदि मैं इसको 7 तारीख को, यदि मैं इसको 6 तारीख क्लिक करता हूँ, चंद्रमा का ये नक्षत्र आ रहा है विशाखा। 5 को क्लिक करता हूं तो अब आ गया स्वाति नक्षत्र। ये 5 तारीख को है, 5 जुलाई को है। तो उस दिन चंद्रमा आपका स्वाति नक्षत्र के अंदर चला गया। ये मून का नक्षत्र दे रखा है यहाँ पे स्वाति, तो हम कह देंगे इसका इवेंट 5 जून को हो जाएगा, 5 जुलाई को सॉरी। इतने सिंपल तरीके से हम बता सकते हैं। तो आपको यदि वो 7 डेज से ऊपर की विंडो देता है तो आपको ये देख लेना है कि वो जिस भी नक्षत्र में है उसके बाद के सभी प्लेनेट का कम से कम एक नक्षत्र कवर हो जाना चाहिए। सभी के एक 7 ग्रहों के आप एक नक्षत्र को, पहले 7 नक्षत्रों को आप छोड़ दोगे। 8वें और 9वें और 10वें की जरूरत तभी होगी जब आपका चंद्रमा एक्चुअली उनको क्रॉस करता है। जनरली 9 डेज में वो सभी नक्षत्रों को कवर अप कर लेता है। तो जो भी आपका रिमेनिंग 8वें, 9वें, 10वें नंबर पर जो भी नक्षत्र है उन्हें आप देख लेंगे। उनके जिसके भी लॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल हैं इसके अंदर, आरपीस के अंदर। मैं 10th भी यहाँ पर ले सकता था, देखिए 10th मैंने नहीं लिया है, 17 भी मैं ले सकता था। 17 भी ले लीजिए तो 17 आपका यहाँ पर नक्षत्र आ जाएगा, वो सैटर्न आ जाएगा। ये यहाँ पर सैटर्न अवेलेबल है। अब सैटर्न और राहु में दोनों में से आप किसी एक को लेते। 15 आपका राहु का है, 17 सैटर्न का है। तो सैटर्न और राहु में से किसी एक को लेना है, तो राहु को प्रिफर करेंगे, तभी भी मैं स्वाति नक्षत्र यहाँ पर लेता। तो आपको क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यदि 10 डेज की विंडो दे रहा है तो पहला दिन तो आपको विद इन ए वीक वाला बता देना है। वो कहता है नहीं हफ्ते में नहीं हो सकता, तब आपको क्या करना है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उससे नेक्स्ट 10 आपको नक्षत्र राज नोट कर लेने हैं। अब उनमें नक्षत्र राज में पहले 7 नक्षत्र आपको छोड़ दीजिए। फिर 8वां, 9वां, 10वां नक्षत्र देखिए, उनके जिसके भी लॉर्ड आरपीज में अवेलेबल है उस दिन पर वो इवेंट हो सकता है।
अब इवेंट कब होगा, उनमें से जिसका लॉर्ड स्ट्रोंगर पोजीशन पे है। यहां पर आपका 15 नक्षत्र स्वाति और यहां पर अनुराधा दोनों के लॉर्ड एक साथ हैं, मगर जब एक प्लेनेट और उसका जब आपको एजेंट को सेलेक्ट करना हो तो एजेंट को प्रेफर करेंगे, इसलिए हम स्वाति नक्षत्र को यहां पर हमने प्रेफर कर लिया है। अब मैं आ जाता हूं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है अब नेक्स्ट व्हेन इवेंट टू हैपन। ये 9 to 10 डेज में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब अगला क्वेश्चन वो कहता है जी मेरा ये 1 महीने के अंदर होना है। 1 महीने के अंदर जब इवेंट होना हो तब आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर मून की राशि इंपॉर्टेंट हो जाती है, मून का नक्षत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा जब भ्रमण करता है, गोचर करता है, ट्रांजिट करता है तो पूरे जोडिएक में अराउंड 27 डेज, जिसे हम एक लूनर मंथ या चंद्र मंथ कहते हैं, चंद्रमास, पूरा एक जोडिएक का चक्कर लगा लेता है। तो चंद्रमा जब पूरे एक जोडिएक का चक्कर लगा लेता है 27 दिन में, तो पूरे 27 नक्षत्र और पूरे के पूरे आपकी सभी 12 राशियों से वो भ्रमण करके चला जाता है। अब यदि आपके पास कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है जी मेरा जो काम है वो 10 डेज के बाद में होगा, मगर इसी महीने होने वाला है, आज मेरी जैसे हम कहते हैं आज 27 तारीख है, तो ये 6, 7, 8 जुलाई तक तो नहीं हो सकता, मगर उसके बाद होगा, 1 महीने के अंदर अंदर होगा। तो देखिए आपको बाइफरकेट करना है, वो पर्सन कैसा क्वेश्चन लेकर आया है उसके बेस पर आंसर करना है। वो कहता है जी 1 घंटे में होने वाला है तो उस हिसाब से हम टाइम करेंगे, वो कहने वाला है 1 दिन में होने वाला है तो उस हिसाब से टाइम करेंगे, वो कहने वाला है 1 वीक में होने वाला है तो उस हिसाब से हम टाइम करेंगे, वो कहता है नहीं 1 महीने में होगा तो उस हिसाब से टाइम करेंगे। तो यदि वो कहता है 1 महीने में होगा मगर 10 डेज के अंदर अंदर नहीं हो सकता, यदि 10 डेज के अंदर अंदर हो सकता है तो 10 डेज का मैंने आपको तरीका बता दिया है, वो दिन उसे निकाल के बता देंगे। 7 डेज की पॉसिबिलिटी है तो 7 डेज वाला टाइम निकाल के बता देंगे। अब उससे आगे यदि होना है तो हम उसे किस तरीके से देखेंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपली वही आरपीस क्रिएट करने हैं। देखिए मेथड सेम रहेगा, आप आरपीस क्रिएट कर लीजिए। जिस समय पर वो पर्सन हमारे पास क्वेश्चन लेकर आया, हम इमीडिएटली उसी समय के यहां पर आरपीस बना लेंगे। ये हमारे पास आरपीस बन गए, ये आरपीस हमने बना लिया है। मैं एक ही केस में सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आरपीस बन गए, बड़ा आसान है, आपने आरपीस बनाए। अब आपको क्या करना है, अब हमें यह करना है कि आपको मून जिस राशि में जिस दिन प्रश्न पूछा गया उस दिन चंद्रमा जिस राशि में उसे छोड़ देना है। यहां पर जब वो प्रश्न आपका जब वो कहेगा कि भाई 10 डेज से ऊपर जाना है तो चंद्रमा की एग्जिस्टिंग राशि तो आ नहीं सकती, आपको इस पर्टिकुलर केस के अंदर चंद्रमा की राशि को छोड़ देना है। जब भी वो व्यक्ति आकर आपसे कहता है कि मेरा जो काम है वो 1 महीने के अंदर सर्टेनली होना है, तो अब हम क्या करेंगे कि मून की करंट राशि को नोट कर लेंगे। 1 महीने के अंदर चंद्रमा सभी 12 राशियों के अंदर ट्रांजिट कर लेगा। अभी मैं चंद्रमा की स्थिति देखता हूं तो चंद्रमा कैंसर साइन के अंदर है, मून इज इन कैंसर साइन, तो कैंसर साइन को मुझे छोड़ देना है। कैंसर साइन छोड़ दिया। अब इसके बाद मून आपका कहां पर जाएगा, कैंसर के बाद लियो में जाएगा, लियो के बाद वो वर्गो में जाएगा, वर्गो के बाद वो आपका नेक्स्ट वर्गो के बाद वो जाएगा आपका लिब्रा में, और इस तरीके से वो सभी 12 राशियों में जाएगा। किसी भी राशि के अंदर जब चंद्रमा जाएगा तब उसका काम हो सकता है, मगर सबसे स्ट्रोंगली कब होगा। अब हमें देखना है कि इनमें जो राशि आपकी स्ट्रोंगेस्ट आरपी जो है आपका वो सन है। स्ट्रोंगेस्ट आरपी की राशि लियो है, तो जब चंद्रमा लियो साइन के अंदर एंटर होगा तब इस व्यक्ति का काम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। सबसे स्ट्रोंग चांस, काम कभी भी हो सकता है। देखिए काम जब ये मरकरी की राशि में जाएगा तभी भी हो सकता है, सैटर्न की राशि में जाएगा तभी भी हो सकता है, मून को हमने छोड़ दिया है, शुक्र की राशि में जाएगा चंद्रमा तभी भी हो सकता है। मगर सबसे ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी कौन सी है आपकी, जब वो चंद्रमा की राशि के अंदर एंटर होगा, बिकॉज स्ट्रोंगेस्ट आरपी आपका चंद्रमा है। तो जब भी आपने आरपी बनाए, हालांकि हमने यहाँ पर एक ही आरपी यूटिलाइज कर रहा हूं, आरपी डिफरेंट होंगे आप अलग समय पर बनाओगे तो जो स्ट्रोंगेस्ट आरपी है उसकी राशि में जब भी मून एंटर होगा। अब मून लियो में कब एंटर होगा वो हम देख लेंगे। लियो के साथ साथ अब उसका आपको नक्षत्र भी पता करना है। तो लियो साइन के अंदर 5 साइन के अंदर आपको पता है नक्षत्र होता है केतु का, दूसरे नंबर पर आपका नक्षत्र होता है लियो साइन के अंदर। केतु के बाद नक्षत्र आता है हमारा वीनस का, वीनस के बाद नक्षत्र हमारा आता है सन का। अब यहां पर देखिए लियो साइन आप पहले से ही यूटिलाइज कर चुके हो। लियो साइन यूटिलाइज करने का मतलब है कि आपने साइन लॉर्ड आपने पहले से ही यूटिलाइज कर लिया है। लियो साइन आपने यूटिलाइज यहां पर कर लिया है, तो चंद्रमा का साइन लॉर्ड तो आपका सन होगा, साइन लॉर्ड तो सन हो गया।
अब आपको जो नक्षत्र लॉर्ड है वो सन नहीं ले सकते, ये हमारा नियम है जिसको हम यूटिलाइज कर चुके हैं। अब देखिए आपने सन यूटिलाइज कर लिया, तो इस केस में हम केतु को यूटिलाइज भी नहीं कर सकते। यदि एजेंट और प्लेनेट में से किसी एक को ही एट ए टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो नक्षत्र कौन सा होगा आपका? या तो वीनस का एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, क्योंकि सन का आप साइन लॉर्ड यूज कर चुके हो, सन का आप ये केतु को आप ले नहीं सकते, तो वीनस बचा। यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड आपका वीनस होगा। तो जब भी चंद्रमा सन की राशि में और वीनस के नक्षत्र में एंटर होगा उस दिन इसका काम होगा। तो सन की राशि का मतलब हो गया लियो साइन, और वीनस का नक्षत्र लियो साइन में होता है, आपको मालूम है, पूर्व फाल्गुनी। अब ये चाहो तो आप मैन्युअली भी कैलकुलेट करके बता सकते हो कि अभी करंटली वो कैंसर साइन में था, तो लियो साइन में वो 3-4 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाएगा। तो ये आपकी एक पॉसिबिलिटी है। इस टाइम को हम देंगे कि ये मैक्सिमम स्ट्रांगली पॉसिबल समय है जिस समय पर आपका काम हो जाएगा, मतलब 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा। एग्जैक्टली भी निकाल सकते हो कि चंद्रमा अब लियो साइन में और इस नक्षत्र के अंदर कब एंटर होगा। यहाँ पे मैंने पंचांग खोला हुआ है, तो ये अभी जून का पंचांग हम ले लेते हैं, जून का ही पंचांग काम आ जाएगा। तो ये लियो साइन का मतलब हो गया आपका 120 डिग्री के आसपास वो जब जाएगा। तो यहाँ पर 30 तारीख को एक्चुअली यदि मैं इसको क्लिक करता हूं तो चंद्रमा आपका 30 तारीख को एक्चुअली लियो साइन में मगा नक्षत्र में है। 1 जुलाई को यदि मैं चला जाऊंगा, तो 1 जुलाई को यदि मैं जाता हूं तो ये देखता हूं चंद्रमा आपका लियो साइन और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हो गया। तो हम कह देंगे 1 जुलाई को आपका ये प्रश्न हो सकता, काम हो जाएगा। अब वो व्यक्ति से पूछना, वो कहेगा नहीं जी इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, कम से कम 15 से 20 दिन तो लगेंगे। तब आपको 15 से 20 दिन के बाद चंद्रमा जिन राशियों में जाएगा उन राशियों में जाकर देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको पिन पॉइंट कर सकते हैं कि 1 महीने के अंदर उस व्यक्ति की लाइफ के अंदर कौन सा इवेंट होना है। हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर यही होगा कि इस समय पर आपका ये काम होने वाला है। जो 1 मंथ की वो विंडो नेटिव लेकर आ रहा है, तब हम मानकर चलेंगे कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी है उसकी राशि के अंदर जब चंद्रमा जाएगा, जब भी जाएगा, उस समय पर होने की उसकी पूरी संभावना है। और आरपी की राशि में किसी में भी जाएगा तभी भी वो इवेंट होने की पॉसिबिलिटी है, मगर सबसे स्ट्रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी है स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी की राशि में जाएगा। अब एक लास्ट यहां पर प्रश्न बच जाता है जिसका मैं आंसर दूंगा कि वो आपसे यही प्रश्न आकर पूछ गया कि जी अब इस महीने तो नहीं होगा मेरा, मगर इस साल में ये इवेंट होगा। ड्यूरिंग दिस वन पर्टिकुलर ईयर मेरा ये इवेंट होने वाला है, एक 12 महीने के पीरियड के अंदर होने वाला है। 27 जून से 2025 से लेकर 27 जून 2026 तक होगा। तब हम कैसे देखेंगे? अब इसमें हम सन के ट्रांजिट को यूटिलाइज करेंगे। हमें मालूम है कि सन एक राशि में 1 महीने तक रहता है और सभी 12 राशियों से वो 12 महीने ट्रांजिट करके चला जाता है। फिर अगले साल उसके 1 साल बाद फिर उसका वही ट्रांजिट होता है। तो जब भी प्रश्न की जो विंडो है 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक है, तो हम सन के ट्रांजिट को यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइज करने के तरीके में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वैसे ही यूटिलाइज करना है। मैं आपको बताने वाला हूं। यही व्यक्ति मेरे पास लेकर आ गया कि भाई ये एक पर्टिकुलर काम हमारा पक्का होना है, तो वो काम कब होएगा वो हम देखेंगे कि भाई मेरे बेटे ने फॉरेन से वापस आना है, वो इसी साल पक्का आएगा, मगर कब आ पाएगा? तो वो यदि वो उनसे पूछता है, या और कोई भी उसका सर्टेन इवेंट है कि भाई ये इवेंट तो इसी साल में हर हालत में होना ही होना है, तो वो कब होगा? यदि वो आपसे पूछता है ड्यूरिंग 1 ईयर, देन व्हाट टू डू? तो हमें मालूम है कि अब सन एक राशि में 1 महीने में एंटर होता है। अब आप क्या करोगे? सन की करंट राशि निकाल लोगे। जैसे अभी मालूम है सन आपके जेमिनी साइन में अभी 15 जून को एंटर हुआ है मिथुन राशि में, जेमिनी में। तो सन इसके बाद जाएगा अगले महीने कैंसर में, उससे अगले महीने लियो में, उससे अगले महीने वर्गो में, उससे अगले महीने। इस तरीके से हमने देख लिया। सिंपल तरीका है। यहां पर वही देखेंगे कि यहां पर इसका साइन मून है, वो भी आरपीस में अवेलेबल है, मतलब इवेंट तो हो सकता है जब सन कैंसर में जाएगा। 5 में जाएगा तभी भी हो सकता है, उसका भी लॉर्ड है। 6 में जाएगा तभी भी हो सकता है, 7 में जाएगा तभी भी हो सकता है, सभी केस में हो सकता है। मगर सबसे स्ट्रॉन्ग आरपी कौन है? वो सन है। तो जब सन की राशि में सन एंटर होगा, तो सन की राशि लियो राशि होगी, तो सन लियो राशि में जब एंटर होगा। अब हम नक्षत्र देखते हैं। लियो राशि के अंदर अभी मैंने निकाले थे 3 नक्षत्र आते हैं। केतु का नक्षत्र है, दूसरा वीनस का नक्षत्र है और तीसरा हमारा सन का नक्षत्र है। अब यहां पर हम सन को यूटिलाइज कर चुके हैं, क्योंकि सन की राशि में जब वो जाएगा तब आपका इवेंट होने वाला है। इसके बाद आप
केतु को नहीं ले सकते यहाँ पर और सन को नहीं ले सकते, तो सन की राशि और वीनस के नक्षत्र के अंदर सन जब भी ट्रांजिट करेगा उस समय पर इवेंट हो जाएगा। तो सन की राशि में वो एंटर होगा 5 साइन में, 15 अगस्त के आसपास एंटर होता है, वो आपको याद होना चाहिए सभी को। अब 15 अगस्त को एंटर होगा तो सबसे पहले जब वो 5 साइन में एंटर होगा तो करीब करीब 13 दिन वो 5 साइन में ट्रेवल करेगा, 13 से 14 दिन वो केतु के नक्षत्र में होगा और शुक्र के नक्षत्र में 15वें दिन एंटर होगा। तो 15 अगस्त को वो आपका 5 साइन में गया, उससे 14 दिन तक वो एक्चुअली केतु के नक्षत्र में था 29 अगस्त तक, और 30 अगस्त को वो करीब करीब वीनस के नक्षत्र में चला जाएगा। तो उसको बगैर किसी कैलकुलेशन को हम कह देंगे कि आपका काम ये 30 अगस्त को हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट हम इसके अंदर बता सकते हैं। अब आपको इसमें लगा होगा कि मैंने एक ही आरपी ले लिया तो उससे आपको कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, तो अब मैं थोड़ा सा आरपी बदल के एक एग्जांपल और कर देता हूं यहां पर कि सपोज मैं इसको ले लेता हूं, ये क्वेश्चन हमसे 2-3 दिन पहले आ गया, सपोज ये क्वेश्चन आया सपोज हमारे पास 15 मई को आया, तब हम कैसे करेंगे। और टाइम भी इसमें मैं 5:53 AM ले लेता हूं। आरपी क्रिएट करिए, यहां पे स्टार लॉर्ड फिर सन है, साइन लॉर्ड वीनस है, मरकरी मार्स एंड जुपिटर। ये हो गया सन वीनस मरकरी मार्स एंड जुपिटर। सन वीनस मरकरी मार्स एंड जुपिटर। इसमें सन की राशि के अंदर केतु है नहीं, मई में नहीं था, और मगर केतु यहां पर था उस समय पर मरकरी की राशि में, मई में केतु इसका रिप्रेजेंटेटिव हो गया। और जुपिटर की राशि के अंदर उस समय पर था राहु, तो राहु जुपिटर का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। 6-12 में ट्रांजिट कर रहे थे वो। अब उस समय पर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तब आप आंसर प्रश्न का इजीली कर सकते हो, केवल आरपी चेंज हो गए हैं, उनका ऑर्डर बदल गया है, और ऑर्डर को आप यूटिलाइज करके आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। आई होप ये सारी प्रेडिक्शंस आपको यहां पर करनी आ गई होंगी।